चलिए साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर सेट नंबर 5 लेकर आप लोगों के बीच हाजिर है। कल हम लोग ने सेट नंबर 4 को किया था और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सारे सवाल थे, आप लोग देखे ही है। लेवल जैसा कि हमने बार बार बताया है कि यह लेवल जो है हमेशा मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट टू हाई होने वाला है। पढ़ना है और कुछ भी पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है या पूछने की संभावना ज्यादा बन रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो हम लोग बीच बीच में बातें करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे। पहला सवाल देखते हैं, क्योंकि आज का क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब लाजवाब है, बहुत दमदार दमदार है। समय लगेगा क्योंकि डिस्कशन आज का बेहतरीन होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा समय का जो है मेरे पास कमी रहता है, जिसके वजह से हम आप लोगों के बीच हर दिन नहीं आ पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय निकालते हैं आप लोगों के लिए और जितना हमसे हो पाता है करते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सवाल है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान जो है वो अध्ययन करता है। आपको ये सवाल मिला ना? चलिए, क्या बात है, कौन है? नसीम जी कौन? बोल दो कि वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, करते हैं। जूलॉजी, एक चीज हम आपको बता दें, LOGY, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन, अध्ययन। हाँ ठीक है, पानी लेके आओ। अध्ययन करना। अब कह रहा है जूलॉजी, किसी भी चीज का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किए हैं जूलॉजी, इसमें क्या करते हैं? जीवित तथा मृत जंतु का अध्ययन करते हैं। तो केवल जीवित का अध्ययन करते हैं, ये गलत हो गया ऑप्शन। केवल जीवित वनस्पति का अध्ययन करते हैं, ये तो पहली बात है कि वनस्पति का अध्ययन नहीं करते हैं, तो ये भी गलत। इसमें जानवर का अध्ययन तो करते हैं लेकिन केवल जीवित का नहीं करते, मृत का भी अध्ययन करते हैं, तो वो भी गलत। जीवित तथा मृत वनस्पति दोनों का अध्ययन करते हैं, नहीं, वनस्पति का अध्ययन नहीं करते हैं। इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवित और मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। अब आपको बता दे, जीवित तथा मृत जंतु का अध्ययन। कुछ और आपको हम एक्स्ट्रा बताते जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने के लिए मिलेंगे और मिले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड, जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसे अनेक अच्छे अच्छे एग्जाम में जो मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम में जो ये सब क्वेश्चन छपता है। जैसे हम आपको बताते हैं माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। आपको बताते हैं एंटेमोलॉजी, इसमें छोटे छोटे कीट का अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। आपको बताते वायरोलॉजी, इसमें विषाणु का अध्ययन करते हैं। लिखते चलिएगा आप लोग। बैक्टीरियोलॉजी,
इसमें जीवाणु का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रोटोमोलॉजी, आपको कहाँ लिखे, प्रोटोलॉजी, इसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लॉजी से संबंधित वर्ड आते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे 2-4 चीज और अलग से देख लेते हैं जिसमें लॉजी नहीं लगा हुआ लेकिन उसका अध्ययन करते हैं। जैसे बॉटनी, इसमें पादप विज्ञान का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी, इसमें अकारिकी का अध्ययन करते हैं। टॉक्सिकोनॉमी, इसमें विष का अध्ययन करते हैं, विष, जहर। हाँ, क्या बोला? अच्छा, कलर चेंज कर दे, चलिए कौन सा कलर ले ले, तोरा पसंद के हिसाब से ही कलर चलेगा। तो ये सब जो है, ये टोटल जो है आपको याद रखना पड़ेगा। और भी होता है, आप लोग बुक होगा उसमें से पढ़ लीजिएगा। हम आपको मेन मेन बातें लिखाए हैं। क्वेश्चन का डिस्कशन है तो उतना ही करेंगे जितना हो पाएगा। आप अगर पूरा पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैच से जुटिए। आपको एक एक चीज, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं। जो पढ़ रहा है उसको पता है, कुछ भी नहीं छूटता है। साइंस का एकदम मजा देंगे। आप भी कहोगे कि कहीं साइंस पढ़े है, किसी से साइंस पढ़े है, कोई साइंस हमको पढ़ाया है। एग्जाम में जब बैठोगे ना तो मेरा नाम याद आएगा। सही बता रहे हैं हम आपको। अब बहुत इंटरेस्टेड तरीका से हम ऑनलाइन में थोड़ा सा कम बोल पाते हैं, ऑफलाइन में तो एकदम जो है गर्दा उड़ा के पढ़ाते हैं। तो ऑफलाइन से जुटिए। हो सकता है थोड़ा सा फीस आपको लगे, लेकिन ऑफलाइन से जुटिए। ऑफलाइन में बेहतरीन व्यवस्था मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? डार्विन कौन था भाई? डार्विन एक प्रकार का वैज्ञानिक था जो किस प्रकार का जो है सिद्धांत दिया था? डार्विन विकास का सिद्धांत दिया था, विकासवाद, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ही बोला कि ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारे किताब उन्हीं के लिखा द्वारा, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये सारे किताब है। और ये सवाल मध्य प्रदेश के पीसीएस में पूछा हुआ है। लेवल देखिए, हम कह रहे हैं आपको सारा क्वेश्चन जो है एकदम सिलेक्टेड होगा, कहीं ना कहीं पूछा गया है और नहीं तो अब पूछेगा। इस प्रकार का सिलेक्टेड किया हुआ क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, सवाल है कुट भरना है, आपको एक दूसरे को मिलान करना है। आपको हम ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में भी कराए थे, फिर कराते हैं। देखिए, टाइलिन जो होता है, टाइलिन ये मुख के लार में होता है और क्या करता है? स्टार्च को पचाता है, स्टार्च को पचाता है टाइलिन। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। और रेनिन जो होता है, रेनिन दूध को पचाता है। और ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है, ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है? ये जो मृषण पेशी होता है, स्मूथ मसल्स, ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है स्मूथ मसल्स। जैसे हम आपको एक बात बताते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन का उपयोग आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे स्त्री में दुग्ध स्त्राव का काम ऑक्सीटॉक्सिन करता है। आप लोग देखे होंगे गांव देहात में
भैंसी चाहे गाय जब दूध देना छोड़ देती है तो एक सुइया लगा के उसको दूध दिलवाते हैं जबरदस्ती। एक लाते हैं सुइया ऑक्सीटोक्सिन का, उसको भरते हैं, फिर मारते हैं, कुछ देर तक उसको सहलाते फुसलाते हैं और उससे क्या करते हैं, दूध निकालते हैं। तो ऑक्सीटोक्सिन का वो होता है सुइया। तो अब आप लोग मिलान कीजिए, आपको मिलेगा टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को पहुंचाता है। ए का 2 मिलाइए तो ए का 2 का ही है। ए का 2 ए में है सी में है, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी गया बुरा में। दो ऑप्शन एलिमिनेट, ये आंसर हो ही नहीं सकता है, इसका नहीं होना है। अब बच गया 2 ऑप्शन। अब थोड़ा सा जानकारी और बढ़ाएंगे तो दोनों ऑप्शन बी में से कोई ना कोई एगो छट जाएगा। ऐसे छाटना होता है कुट वाला क्वेश्चन को। कुट वाला क्वेश्चन देख के डरिए नहीं, ये बहुत आसान होता है। हमें लगता है कि वन लाइनर क्वेश्चन से ज्यादा आसान ये सब क्वेश्चन होता है। इसमें क्लू केवल पकड़ा जाए तो तुरंत ये आउट हो जाता है, तुरंत आउट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन से कभी नहीं डरिएगा। इसमें पूरी ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ ज्ञान की जरूरत है। जैसे आपको बताते हैं पेप्सिन, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पहचाना था। बी के 3, देखिए बी का 3 यहाँ है, बी का 3 यहाँ है, मतलब अभी भी ऑप्शन छट नहीं रहा है। रेनिन क्या करता है, हम आपको बताया कि ऑक्सीटोक्सिन जो होता है ब्रिसन मसल स्मूथ मसल्स को सिकुड़ने में या फैलाने में मदद करता है। तो डी का 5, डी का 5 यानी कि डी का 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ए ऑप्शन तो पहले ही कर चुका है, तो इसको तो लेना ही नहीं है। अब बचा केवल ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब अब रेनिन जो है ये बसाओ, रेनिन जो है, रेनिन ये क्या करता है, रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन में बदल देता है और दूध को पाचन में भी मदद करता है रेनिन, जो हम आपको लिख दिए हैं। ये बातें आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत किसी को? और ए जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये बेवजह आपको दिया है भ्रमित करने के लिए, ताकि देखना चाहता है कि आप ऐसा तो ना है कि कुछ कुछ मिलान कर रहे हैं, जानकारी के हिसाब से कर रहे हैं कि बेवजह कुछ में कुछ मिला रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना है। इसलिए आपको कुट में एक एक्स्ट्रा जो है ऑप्शन डाला। तो बी केयरफुली, ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, एक गलती करने के लिए बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 के बाद सवाल नंबर 4। ये सवाल है डेट से संबंधित कि कौन सा डेट में क्या मनाया जाता है। हम आपको कल सेट में डेट से संबंधित 3-4 क्वेश्चन लाएंगे और इत्मीनान से आप देखिएगा वहां से क्वेश्चन छप जाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, छपेगा ही छपेगा। हम लिख के दे देते हैं, अगर डेट से सवाल पूछेगा तो उसको छपना ही पड़ेगा। पर्यावरण से संबंधित एक और डेट कर देंगे, विज्ञान से संबंधित एक और डेट कर देंगे, और मानव को किसी भी विषय के लिए अगर कोई अवार्ड मिला है जिसके यादगार में उसके लिए एक डेट तय किया गया कि इस वजह से इस डेट को इसको मनाएंगे, तो उस सब को अलग कर देंगे, 3 भागों में बांटेंगे और टोटल को हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन ला के पढ़ा देंगे। टोटल डेट आपका खत्म हो जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको पूरा सिलेक्टेड मिलेगा, पूरा सिलेक्टेड। केवल काउ काउ करने से नहीं होता है, वो चीजें पढ़ाइए जो कम भी रहे और टकरा भी जाए। पूरे किताब ला के बोर्ड पे रखना ठीक बात नहीं है। विश्व तपेदिक दिवस छोड़ दो, नहीं पता है तो। विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी का 1 कहीं है क्या, बी का 1 एक को तो ऑप्शन है, बी का 1 यहाँ ए, मतलब आपका ए है सही है, बाकी हम चेक को नहीं करने जाएंगे। अब खुद से चेक कीजिए, ए का 4 लगा लो, ए का 4 मतलब 24 मार्च टीबी दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी और अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। लग गया ना टोटल, पता चला। तो एक क्लू कल क्वेश्चन लाएंगे इस टाइप का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लाए या नहीं लाए। हम दावा करते हैं कि टकरा जाएगा क्वेश्चन, हम दावा करते हैं टकरा जाएगा तो टकरा जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम लाएंगे क्वेश्चन। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस मनाया जाता है? देखो मेरे साथी, 14 फरवरी को तो लड़का सब तो जानवे करते हो आप लोग, 14 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, हम नहीं मनाते हैं, आप लोग मनाते होंगे पता नहीं। वैलेंटाइन डे ना हो, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस
राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आज गर्मी ना है ना, तो हम आराम से शूट कर रहे हैं, ये बात है। 14 मई, 14 मई को क्या मनाते हैं? मदर्स डे, मदर्स डे। और 14 नवंबर को 2 दिवस मनाते हैं अच्छा, चिल्ड्रन डे, चिल्ड्रन डे। और उसके बाद मनता है 14 नवंबर को डायबिटीज डे भी मनता है। तो डाए भी कथी लिखल? हाँ, बाकी सारे डेट आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। आलोक सर बैठिए ना सामने, कहाँ भागते हैं आप हमसे, बड़ा भागते हैं। हाँ, अच्छा बैठिए ना, हो जाएगा तुरंत। हमको सेट डिस्कशन कराने में टाइम नहीं लगा, अगर हम चाहेंगे तो। हम ना इत्मीनान से पढ़ाने वाले में से। अच्छा ठीक है, पढ़िएगा, हमको भी पढ़ना है। रेशम तंतु रोम पिक्ष नक्ष तथा निखर निर्मित होते हैं। तो ये निर्मित होता है केराटिन से। अब हम आपको रेशम के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। देखिए साथी, यह रेशम, सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन चीन में होता है, और रेशम के उत्पादक देश भी चीन है। तो उत्पादक देश कौन है? उत्पादक देश चीन। और सर्वाधिक उत्पादन भी चीने में, सर्वाधिक उत्पादन चीन। रेशम जो है कीट से उत्पादन होता है, विशेष प्रकार के कीट मानिए इसको। इसमें सबसे अच्छा जो है रेशम, वो मलबरी प्रकार का होता है, बहुत ही मुलायम होता है, बहुत मस्त। अपने भारत में कर्नाटका क्षेत्र में रेशम का उत्पादन अधिकता है, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे स्थान पे। तो भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, टीएम मतलब तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, ये सब क्षेत्र में रेशम का उत्पादन बहुत अधिक होता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि रेशम जो होता है एक कीटों से पालन होता है, और इसके कीट को रेशम के कीट, रेशम कीट जो होता है, तो पालने की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। आपको स्टेप बता देते हैं कि ये अंडा है, रेशम का क्या है? अंडा है। दूसरा, ये बाद में इस सेकेंड में लार्वा अवस्था में चला जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कटलरवरी ऐसी कुछ बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। तीसरा है प्यूपा। प्यूपा अवस्था में जो रेशम होता है वह पूरी तरह से रेशम को तैयार कर देता है, और उसी अवस्था के रेशम को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और उसको धूप में सुखाते हैं। शुरुआत में बहुत मुलायम होता है, उसको सुखाते हैं, फिर बहुत सारा रसायन उस पर छिड़क कर उसको मजबूत बनाया जाता है, तब रेशम की प्राप्ति होता है। तो प्यूपा अवस्था से हमको क्या होता है? रेशम की प्राप्ति होता है। उसके बाद यह वयस्क अवस्था में चल जाता है, और जो कीट रेशम दे दिया वह ज्यादा जीवित नहीं रहता, उसके बाद तुरंत मर जाता है। समझे? रेशम के प्रकार में बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन सबसे अच्छा प्रकार है मलबरी। रेशम का एक प्रकार है मलबरी, वह भारत में सबसे अधिक, सबसे अधिक और अच्छा, सबसे अधिक और अच्छा किस्म, अच्छी किस्म का रेशम है, अच्छी किस्म का रेशम। आप सवाल देखिए, एक छोटा सा सवाल था, उसको कितना लंबा किया गया। और हम एक बात और हम आपको बता देते हैं, आप इससे भी ज्यादा गहराई खोजिएगा ना तो हमें मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिस्कशन करवाने आए हैं, इसलिए जितना सवाल से संबंधित बातें हम आपको फैक्ट्स बता देते हैं। आप ऑफलाइन बैच में जुटिए और अपने तैयारी को पूरा एकदम यूं बनाइए, सफलता आपसे दूर नहीं जाएगी।
एक कहावत है ना, मंजिल उसे भी इंतजार करती है जो उसके तरफ बढ़ता है। तो आपके लिए मंजिल भी इंतजार करेगी अगर आप उसके तरफ बढ़ रहे हैं तो। सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलता है। समझ गए? वो रास्ते आपके इंतजार कर रहा है। आप लोग क्या करो, अर्जुन की तरह अपनी निगाहें मछली पर ताने रखो। समझे? चलिए अगला सवाल करते हैं, 7 नंबर। सवाल नंबर 7 है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। बात गलत। ये ऑप्शन सबसे पहले बुरा में। जानकारी अगर इतना है तो एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन। नहीं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। नहीं, प्रोटॉन नहीं लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये भी गलत। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। एकदम सही बात बोला। मामला यहाँ जाके पट्टा, पहलकी या दूसरकी तो हमरा भ्रमित करके रख लेता। नहीं, तीसरकी में जाके मामला सेट हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार आप ऑप्शन ए को गहराई से पढ़िए, फिर ऑप्शन बी को पढ़िए, सी और डी, और देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। जो डिफरेंस होगा वही होगा जवाब। ये कंपटीशन का क्वेश्चन सेट करने का तरीका होता है। आगे बढ़ जाते हैं, बाकी सब गलत है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मिलावा ये राजा। शून्य द्रव्यमान, आपको हम बताते पॉजिट्रॉन के बारे में। हाली हाली लिखिएगा तनका सा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। इससे क्या होगा कि बाकी भी टीचर हैं यहाँ, वो भी पढ़ा पाए। पॉजिट्रॉन में क्या होता है, मास और द्रव्यमान और आवेश दोनों जो होता है इलेक्ट्रॉन के समान होता है पॉजिट्रॉन में। दूसरा अगर चर्चा कर रहे न्यूट्रिनो का, न्यूट्रिनो, तो इसका खोज किया था पाउली। इसमें मास और आवेश दोनों 0 होता है। अगर आंशिक क्वार्क की बात करें, क्वार्क तो क्वार्क में क्या होता है, क्वार्क में आपको हम एक बात बता दें कि क्वार्क में क्या होता है। क्वार्क में 2 प्रकार की बातें होती है। आंशिक आवेश होता है, आंशिक आवेश मतलब आवेश का कुछ हिस्सा, मतलब कि -1/3 हिस्सा ऊपर और +2/3 हिस्सा नीचे। और क्वार्क का स्पिन, ये पूछा हुआ सवाल है। स्पिन मतलब होता है पुनः चक्रण, वो जो होता है 1/2 होता है। और फोनॉन जो है, फोनॉन ये क्या करता है, पुनर्चक्रण। सॉरी, फोनॉन का, क्वार्क का नहीं, फोनॉन का स्पिन होता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा फ्लो में निकल गया। फोनॉन जो है, फोनॉन क्या हुआ रे, हाँ चलिए आ गया। फोनॉन जो है, फोनॉन इसमें स्पिन होता है, मतलब पुनः चक्रण 1/2। अब आप ऑप्शन को लगा सकते हैं, साथ साथ लिखे थे आप लोग, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, उसके बाद आपको बता पाउली, यहाँ था पाउली, उसके बाद सब कुछ ठीक है, क्वार्क। चलिए अब लगाइए। हम आपको बताया कि शून्य द्रव्यमान किसका होता है, तो शून्य द्रव्यमान होता है आपको न्यूट्रिनो का, यानी कि ए का 2। ढूंढिए तो ए का 2 है, ए का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ओ भगवान, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों गया सबसे पहले पूरा में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आंशिक आवेश कहाँ होता है, तो हम आपको बताए थे कि क्वार्क में आंशिक आवेश होता था। क्वार्क का है भैया आंशिक आवेश, यानी कि बी का 3 है कहीं क्या, यहाँ और यहाँ, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ए और सी अभी भी हो सकता है। एक चीज आप जानते हैं, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन में क्या होता है, मास और आवेश दोनों इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो पॉजिट्रॉन में ऑप्शन में 2 ऑप्शन एक साथ सेट कर दिया गया, थोड़ा सा गलतियां है,
ये ऑप्शन नंबर सी में जो होगा ये आपको होगा इलेक्ट्रॉन के समान, इलेक्ट्रॉन के समान, इलेक्ट्रॉन के समान, और एक का सी होगा, तो सी का एक आ रहा है ना जी, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मास और आवेश दोनों इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, उसके हिसाब से ए आंसर सही है। अब बढ़े आगे, क्वेश्चन दमदार था। चलिए, क्वेश्चन का लेवल हमेशा हाई टू हाई रहेगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? देखिए मेरे साथी, भौतिक परिवर्तन और यह रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन आता है, हम आपको एक लाइन में बता देते हैं। जो दोबारा मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन है, जो दोबारा मिले भौतिक परिवर्तन है, और जो ना मिले, जो ना मिले वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या किए, पानी में चीनी रखे उबाले, अब वो क्या किया, चाशनी बन गया, फिर कुछ देर के बाद उसको ले जाकर ठंडा पानी में छोड़ देंगे, चीनी के रूप ले लेगा। तो दोबारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो चीनी से पानी के चीनी, पानी में चीनी घुलाने के बाद पानी में चीनी, तो ये सब बहुत दोबारा मिल रहा है ना। तो जो दोबारा मिला है, जैसे बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है, दोबारा मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, दूध से दही बना देंगे तो फिर दही से दूध बनेगा? नहीं ना बनेगा जी, तो रासायनिक परिवर्तन है। लोहा में जंग लग जाएगा तो लोहा में वही मजबूती रहेगा सेम टू सेम? नहीं ना रहेगा जी, तो रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है, ये भी बात जान लीजिए आप लोग, समझे? तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है, भौतिक परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। लोहा में जब जंग लगती है तो लोहा का भार बढ़ जाता है, लोहा की शक्ति घट जाती है, ध्यान रखिएगा आप। हवा में चांदी के बर्तन का काला हो जाएगा, बर्तन जब काला हो जाएगा तो फिर वो चांदी की तरह चमकेगा? नहीं ना चमकेगा जी। मोमबत्ती का जलना, एक नोट लिखिए आप लोग साथ में, मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन है, दोनों परिवर्तन है। एक सवाल आप लोगों से हम पूछ ले, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए तो कि कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम, तीनों का, नौसादर, फिटकिरी, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक? देखते हैं कौन कौन कमेंट्स करता है। जो जो करेगा समझ जाएगा इस बार सिलेक्शन के लिए एकदम पूरा उताऊ है, उसका होना है, मतलब वो एकदम ध्यान केंद्रित कर ले है, मतलब एकदम बाघ के चील के तरह एकदम झपट मारने के लिए तैयार है कि क्वेश्चन दो कि हम हड़प जाएंगे। नहीं, देखते हैं। चलिए 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु यूरेनियम, देखो यह धातु, धातु पहचानेंगे कैसे? इसके अंतिम कक्षा में 1 चाहे 2 चाहे 3 इलेक्ट्रॉन होगा, पहला बात। दूसरा बात यह है कि सबसे भारी धातु की बात करें तो यूरेनियम हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। आलोक सर के पानी उनी पिलाओ ना रे। हल्का धातु की बात करो तो ये हो जाएगा लिथियम। अगर क्रियाशील धातु की बात करें, लिखते चलो, कहे ना थे कि डिस्कशन तो लाजवाबे होगा। यह पोटेशियम, पोटेशियम। अगर हम आपको क्रियाशील हो गया, हल्का हो गया, भारी हो गया, और क्या करें? सबसे चालकता में सर्वाधिक चालकता किस धातु का होता है? सर्वाधिक चालकता ये होता है चांदी का। सर्वाधिक प्रतिरोधकता, सर्वाधिक प्रतिरोधकता
तो ये होता है टंगस्टन का। और क्या बताए आपको, हाथों में ये सब बातें आपको जानना जरूरी था। हल्का हो गया, भारी हो गया, क्रियाशील हो गया। चलिए सवाल नंबर 10 को डिस्कशन इतना ही करते हैं, और भी कुछ होगा तो हमारे जो टेक्निकल टीम है पता ना कहाँ है। सबसे कठोर धातु की अगर चर्चा करेगा तो ये होगा प्लेटिनम। क्या होगा? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु की अगर बात करें तब। अगर 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 महंगा धातु की बात करें, सबसे महंगा धातु यही है, एक नाम है हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, एंडोहिड्रल फुलेरिन। एंडोहिड्रेन हिड्रेन फुलेरिन, ये सबसे महंगा धातु होता है। इतना बातें आपको धातु के बारे में अगर जानते हैं तो जब भी धातु से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ना हो जाएगा। हाँ, विश्वास है ना, फिर बातें खत्म है। तो विश्वास जब हो गया, नहीं कहते हैं कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। तो विश्वास हो गया कि निकल सकता है, ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, लाता है, तो फिर बातें खत्म है। बाकी यूट्यूब चैनल बंद, केवल प्रतिभा फाउंडेशन चालू। क्या? चलिए, हीरा। हीरा कार्बन का प्रूफ होता है, यानी ए का 4 देखो तो कहीं है ए, मतलब एक खत्म ऑप्शन, एक खत्म। ए का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब मामला अभी भी सेट नहीं हुआ है। संगमरमर, संगमरमर में कैल्शियम होता है, यानी कि बी का 1, बी का 1 यहाँ है, यहाँ है, मतलब ए तो ऑप्शन पहले से छट चुका है, ए भी ऑप्शन छट चुका है, बी का 1 यहाँ है, मतलब ए ऑप्शन हो सकता है। नहीं, अब हम आपको लिखा देते हैं हीरा के बारे में कुछ बातें। हीरा जो होता है, हीरा जो होता है, हीरा ये होता है कार्बन का प्रूफ, कार्बन का अपरूप, पहला बात। दूसरा बात, इसका अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक ये होता है सबसे अधिक 2.42। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका विक्षेपण एंगल 24 डिग्री होता है। इसका जो है आकार होता है चतुष्फलकीय, चतुष्क फलकीय। और कुछ जानबा हीरा के बारे में बबुआ? हाँ हाँ, चलिए संगमरमर के बारे में बता देते हैं आपको। संगमरमर, मर संगमरमर, क्या सब चाहता है कि हमारा घर में संगमरमर लगे? संगमरमर, कितना अच्छा नाम है ना हो, संगमरमर। चलिए, संगमरमर में CaCO3 होता है, तो कैल्शियम की मात्रा है, लिखे है। बालू की अगर बात करें, बालू की बात करें तो SiO2, देखो इसमें क्या होता है, सिलिकॉन होता है, तो बालू में सिलिकॉन होता है। और माणिक्य में एल्युमिनियम होता है। माणिक्य के बारे में हम आपको बता देते हैं इधर। ये पहली बार कमिलना भी माणिक्य, मानी अदा क्या, माणिक्य, इसमें Al2O3 होता है, और कोरंडम का कुछ आयन इसमें होता है, Al2O3 प्लस Cr2 3+। नहीं, कितना बेहतरीन लाजवाब डिस्कशन हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को। हमारा तो ऐसा डिस्कशन कोई करे नहीं किया, हम बहुत चैनल पे पढ़े, हम यूट्यूब पर ही पढ़े हैं, ऑफलाइन भी बैच में पटना में पढ़े हैं, ऐसा डिस्कशन हमारा खुद से नहीं मिला। चलिए, आपस में दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वो क्या हो, समान धारिता हो, ना ही समान आवेग हो, ना ही समान प्रतिरोध हो, ना ही, एक मतलब कि यही समान विभव हो। देखिए एक बात बताते हैं, भी समानुपाती आई, यानी कि धारा बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, विभव भी विभव बढ़ेगा, और धारा विभव बढ़ेगा तो दोनों समान हो जाएगा, और समान हो जाएगा तो धारा कहाँ से उत्पन्न होगा? इसका यह मतलब है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, कब? जब विभव क्या हो जाए, जब विभव समान हो जाए। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी से तो और अच्छा अच्छा क्वेश्चन डालेंगे, हम तो खुद ITI के स्टूडेंट है, MSc साइंस से। नहीं, अभी शांत रहिए, ऑफलाइन बैच में आइए, ऑफलाइन बैच में बार बार कर रहे हैं, ऑफलाइन में आइए, राजू से मिला तो ऑफलाइन में आइए। एक 100 वाट का बिजली, यानी इसको खर्च उर्च अगर निकालना है आपको, तो खर्च निकालने के लिए क्या काम करना करेगा, पावर
गुने में टाइम, और टाइम होना चाहिए घंटा में, कथी में होना चाहिए, घंटा में, और गुने में कोस्ट कितना पैसा लगाया, और क्वांटिटी कितना संख्या में वो चीजें है, QUANTITY, अब बट्टा में 1000, बाकी कोई चीज होगा तो सब ऊपर, बाकी कोई चीज होगा सब ऊपर, ठीक ना। आइए, पावर कितना है 100 वाट, ले भाई 100 वाट। टाइम कितना दिया है 10 घंटा, जलाओ, जलने दो जलने दो जलने दो। 5 रुपये प्रति यूनिट, कॉस्ट कितना लगा रहा है 5 रुपया के दर के हिसाब से हम लोग क्या करें, बिजली भरेंगे तो 5। अगर यह क्वेश्चन पूछता कि 10 गो बल्ब है, एक मतलब क्वांटिटी दे दिया है 10 गो बल्ब जल रहा है, नहीं तो अभी नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, और 1000। अब 2 शून्य से 2 शून्य, राम नाम सत, 0 से 0 खत्म, बच गया कितना 5 रुपया, यानी कि हम लोग कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं 5 रुपया कर रहे हैं। चलिए भैया हो गया आंसर, न्यूमेरिकल का तो मास्टर है। ऑफलाइन में आइए, खर्चा नहीं देखिए, 10-5 नहीं देखिए, ऑफलाइन में जुटिए, ऑफलाइन में जुटिए। मेरा नंबर नोट कीजिए 7761889776, फिर से बोल देते हैं 7761889776। ऑफलाइन में जुटिए, इंक्वायरी कीजिए, मेरा टेक्निकल टीम से मिलिए, और एकदम बेहतरीन पूरा चैप्टर बाय चैप्टर क्लास कीजिए आप लोग। इस सवाल को देखते हैं, यदि VA का मतलब हो गया एयर, W का मतलब वाटर, S का मतलब स्टील। चलिए अब बोलता है यदि VA VW और वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्टील क्रमशः वायु जल तथा इस्पात में ध्वनि गति है, तो हम आपको एक बात बता देते हैं कि सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल स्टील में होगा। यहाँ जैसे देखिए, ध्वनि की चाल के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है गैस में। तो दिक्कत अब हम बताते हैं, तो ठोस में स्टील यहाँ है तो सबसे ज्यादा स्टील में होगा बाबू, उसके बाद द्रव, इसके बाद द्रव है तो वाटर कर दीजिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से, और गैस तो गैस मतलब एयर कर दीजिए, थोड़ा सा गैस के मामला लेके चलो तो स्टील SWA यहाँ ऑप्शन है। हा बाबू हमारे सुकुमार, ये लग जाएगा गलती, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अच्छा देखिए, बोल रहा है कि स्टील से ज्यादा वाटर में, रे बाप रे बाप, तो कचरा कर देगा नहीं, अरे स्टील से ज्यादा वाटर में कहां से होगा, नहीं, यानी कि आए हो टाइप कर गलती है बाबू। VS ऑप्शन ठीक से कीजिए, तो आप लोग थोड़ा सा टाइप किया हुआ गलती है, VS तो VW और तब होगा VA, ए होगा ऑप्शन, मतलब ए भी आंसर नहीं होना है, चारों ऑप्शन गलत है। अब कुछ सेट कर देगा हम मान जाएंगे, अरे खुद खिलाड़ी है। ए आंसर सही होगा, पहले वाटर उससे ज्यादा, पहले एयर उससे ज्यादा वाटर उससे ज्यादा स्टील में होगा। ये चीन गलत बैठाया हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक किया था। आपको तो पता है टेक्निकल टीम के बारे में, अब हर दिन हर सेट कराते हैं तो उसमें इतना ना इतना हम कहबे करते हैं। आज नहीं बोलने का मन है इसके बारे में, बहुत प्यार दिया है। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप होता है, देखो अगर स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो आप लोग लिखिएगा 37 डिग्री, अगर केल्विन में पूछेगा तो आप लोग बताना 340 केल्विन, और अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो बताइएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ये 3 डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ तो पूछा है ताप 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट में होगा 98.6, तो ये तो केल्विन में दे रखा है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब ए ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ये डाटा नोट कर लीजिएगा, यही इतना ही पूछा जाता है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला आज हमको डिस्कशन कराने के लिए, जो भी क्वेश्चन सेट किया उसको दिल से धन्यवाद। देखिए हम एक बात बताते हैं, थोड़ा सा हटते हैं टॉपिक से, थोड़ा सा हटते हैं और चलते हैं हम लोग तंग सा युद्ध में। द्वितीय सेकेंड युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच। क्या लोग सर? नहीं, इसमें क्या हुआ पता नहीं, झगड़ा झगड़ी ऐसा हो गया कि बम पटका पटकी हो गया। 6 अगस्त 1945 के दिन बम पटकाया, 6 अगस्त 1945, और फिर 3 दिन बाद मामला नहीं सुलझा तो अमेरिका को गुस्सा आइले था,
तो फिर जाके 9 अगस्त को पटक दिया। 9 अगस्त 1945 को पटका। इस दिन पटका रेडियम वाला, दिखाने के लिए कि रेडियम भरा बम पटका। और ये बम पटका तो क्या हुआ, ये पटका हिरोशिमा पर, जापान के एक शहर है, जापान में एक शहर है हिरोशिमा, हिरोशिमा पर पटका। और एक का नाम कथी था दिया जानते हैं? लिटिल बॉय। क्या रखा? लिटिल बॉय, मतलब अभी छोटके फेंके है। जापान कहा कि यही सबसे हम डरने वाले हैं, अमेरिका का दिखाते हैं तोरा। फेन गया 3 दिन बाद फेन पटक दिया। पोलोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम भरा और ले जाकर पटक दिया। ले अब क्या हुआ, ये पटका कहाँ? एक जापान के शहर नागासाकी का। और एक का नाम दिया क्या? फैटमैन। क्या दिया? फैटमैन। इतनी बातें जो है आपको जानना था एक्स्ट्रा, इस सवाल से संबंधित नहीं है। अब हम इस सवाल को पकड़ते हैं और हम बताते हैं कि परमाणु परीक्षण अपने पास 2 बार हुआ। पोखरण परमाणु परीक्षण कहिए, पोखरण, पोखरण राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान एकदम। पोखरण में, पोखरण परमाणु परीक्षण, परीक्षण ये हुआ 18 मई। कोई किताब आपको 19 मई भी लिखेगा, लेकिन 18 मई को हो गया था। 19 मई को छप गया था सब जगह, इसलिए 19 मई। इक्का दुक्का किताब आपको बहुत कम किताब मिलेगा 19 मई। 18 मई आप लोग आंसर मारिएगा। अगर 19 18 रहेगा ना तो 18 मारिएगा, 19 नहीं मारिएगा। हमने 18 मई को करेक्ट किया है। 19 मई भी हम खुद देखे हैं सेट में, हम दिखा सकते हैं आपको स्क्रीनशॉट करके। 18 मई 1974 इस दिन परमाणु का परीक्षण हुआ और यह परीक्षण कहलाया स्माइलिंग बुद्धा। क्या? स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। फिर दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। फिर ये पहला परमाणु परीक्षण था परीक्षण 1, पोखरण परमाणु परमाणु परीक्षण 2, परीक्षण 2 ये हुआ 2 मई 1998। इसको शुरुआत में नाम दिया गया परीक्षण 98, केवल इतना ही नाम दिया गया। बाद में इसका नाम जो है करके ऑपरेशन शक्ति किया गया, ऑपरेशन शक्ति। और आप लोगों को बताना है यहाँ कमेंट बॉक्स में कि इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ये आपके पास रहा आज का सवाल, ये आपको करना है ताकि हम समझ सकते हैं कि कौन कौन लोग जो है सीरियस मूड में तैयारी करते हैं। इस सवाल को देखिए, देखिए सवाल है परमाणु शक्ति केंद्र। हम आपको बता देते कि भारत में टोटल 7 परमाणु शक्ति केंद्र है। कई गो? 7 परमाणु शक्ति केंद्र है। कितना? 7। पहला कौन है? तारापुर। कब बना? 1969। कहाँ है? महाराष्ट्र। दूसरा कौन है? तो अब लाइन से लिखते चल जाइए, रावत भट्टा। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। तीसरा कौन है? कलपक्कम, कुडनकुलम, कुडनकुलम। और फिर कलपक्कम चौथा। नंबरिंग गलत हो रहा है। क आधा ल प आधा क म, कलपक्कम। देख लो ना आप लोग हिंदी दोनों। तमिलनाडु। कहेगा कर्नाटक, कहेगा कर्नाटक, कर्नाटका। नरोरा उत्तर प्रदेश। और सबसे लास्ट काकरापारा, 7वां काकरापारा। ये पड़ेगा आपको गुजरात। कैसे याद रखिएगा?
गुजरात। मतलब रात में गुजर रहे थे तो केकर पारा गुजर रहा था रे भाई, तो काकरा पारा कहाँ, तो गुजरात। गुजर रहे थे रात में तो केकर दोनी पारा भेटा गया, तो काकरा पारा। नहीं, तो इससे लगाइए आप नरोरा उत्तर प्रदेश, बी का वन, बी का वन, मतलब ए ऑप्शन गया, ए ऑप्शन गया। काकरा पारा आपको पता है गुजरात, तो लीजिए भाई सी का टू, सी का टू यहाँ है, मतलब एक ही गो, एक ही गो है जान, एक ही गो का। चलिए 17 के बाद 18। फैदोमीटर से हम लोग समुद्र के गहराई मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। मिला लीजिए ए का 4, ए का 4 मतलब ये ऑप्शन नहीं होना है, ये ऑप्शन नहीं होना है। बी का 1, बी का 1 यानी कि ये ऑप्शन होना है। अब कुछ बातें बाहर से लिख लीजिए। देखिए बेंचुरी मीटर, लिखिए लिखिए लिखिए, साथ साथ लिखिए। बेंचुरी मीटर ये क्या करता है, समुद्र के पानी की धारा मापता है। बेंचुरी मीटर क्यूसेक एकरे से संबंधित शब्द है, ये पानी के बहाव मापता है, चाहे नदी का हो तालाब का हो, पानी की बहाव ये मापता है। अब आपको हम बता दें एक है हाइग्रोमीटर, तो यहाँ लिखिए हाइड्रोमीटर। हाइड्रो ये क्या करता है, घनत्व मापता है। हाँ, अब आइए अल्टीमीटर है, एक पायरोमीटर मापिए। पायरोमीटर ये उच्च तापमान मापेगा, उच्च तापमान। उसके बाद और कुछ देवा हो बाबू। चलिए इतना सफिशियंट है आज के लिए, क्योंकि अंत है, थोड़ा सा समय कम बच रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल नहीं बल्कि अभी 2-3 सवाल और है। डेसिबल, आपको एक बात बता दें, डेसिबल जो है ये ध्वनि की तीव्रता का सुमेलित नहीं है। चलिए सुमेलित नहीं है तो ये तो सही है। अश्व शक्ति शक्ति का ये भी सही है। समुद्री मिल 940 सेल्सियस नहीं, ये गलत है। आपको हम बता देते हैं कि ताप, ताप का जो है ऐसा इकाई है केल्विन, आप लोग जानते हैं, और सीजीएस इकाई है सेल्सियस, जानते हैं ना जी। चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं उष्मा का ऐसा मात्रक है कैलोरी। उष्मा का क्या है, कैलोरी। बाकी सब कुछ वहाँ ठीक ठाक है। एक बात और हम आपको बता दें, ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल के साथ साथ अगर डेसिबल ना मिलेगा आपको तो मानिएगा नेपर, अगर नेपर नहीं मिलेगा तो मानिएगा फोन, फोन नहीं मिलेगा तो मार दीजिएगा ऑडियो फोन, ये सब मिलेगा। ऑडियो फोन नहीं मिलेगा तो मार दीजिएगा बेल। इतना होता है। ध्वनि की प्रबलता के जगह अगर आपको तीव्रता देगा तो भी काम चल जाएगा, क्या कि दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक ना। चलिए अगला बात बल गुणनफल है। बल जो है, बल यानी कि बल, बल गुणनफल है, देखा तो हो, गुणनफल है, नाम बोला खाली, नंबर से है। बल जो है द्रव्यमान पर, आजकल फोन आबो हमर, द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी कि F बराबर ए में, नोट करते चलिएगा। उसके बाद है संवेग, संवेग होता है P बराबर mv, P बराबर mv यानी कि द्रव्यमान गुने वेग। चलो भाई अगला है आवेग, आवेग होता है बल गुने समय, मतलब F गुने T बराबर इम्पल्स। तीसरा है W बराबर mg यानी कि भार, भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। चलिए चलिए छापिए छापिए आप लोग। फिर है कार्य, कार्य बराबर है बल गुने विस्थापन, यानी कि W बराबर Fs। और है लेकिन रहने दीजिए, सफिशियंट है, कितना लीजिएगा, कल भी कराना है, सब छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको मान लीजिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, इस सबको छाप लीजिएगा, ये सब आपको काम आने वाला है। सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, आज सबसे बेहतरीन क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रखे हैं ताकि देखते हैं कि कौन कौन पूरा वीडियो देखता है।
अब हम ऐसे करेंगे, हल्का हल्का क्वेश्चन पहले रखेंगे, अच्छा अच्छा क्रीम क्रीम वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में रखेंगे, ताकि अंत अंत तक देखो। नहीं, अंत भला तो सब भला, नहीं जी। चलिए, थायराइड, थायराइड जो होता है थायरोक्सिन से निकलता है। चलिए भैया, ए के सी, ए का सी का वन, सी का वन ऑप्शन यहाँ ए कट गया, ए कट गया। पुरुष में तो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी कि 4 का बी चाहे बी का 4, यहाँ है, तो ये दोनों तो कट ले, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम कुछ बातें लिखा देते हैं आपको बाहरी, जिससे आपका काम हो जाना है। लिखोगे, लिखना पसंद करेंगे आप लोग? देखिए देखिए, महिला में, स्त्री में 3 गो हार्मोन होता है। एक होता है एस्ट्रोजन, समय है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के बारे में आपको बता दे कि यह अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय। इसी के मदद से स्तन, स्तन, स्तन के बाद हो गया आपको, स्तन हो गया योनि, योनि, स्तन हो गया, योनि गया, इत्यादि इटीसी करो। का समुचित विकास होता है, का समुचित विकास होता है, समुचित विकास होता है। ये जो होता है 0 से 45 से लेकर 50 साल तक के उम्र के महिला में एक्टिवेट हो जाता है। मतलब आप पैदा होइएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है काम करना चालू, और ये हार्मोन कब तक जाएगा? 45 से 50 साल तक आपका काम करेगा। ठीक है, चलिए, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन जो होता है, ये होता है गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में। ये क्या करता है? गर्भधारण। इसी के वजह से गर्भधारण होता है, चाहे मासिक धर्म, मासिक धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको पीरियड कहते हैं, इसी के वजह से होता है। यह जो होता है महिला में 12 साल से लेके 12 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है, और लगभग लगभग 45 से 50 साल तक ये भी चलता है। ठीक ठाक। एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन। ये हार्मोन क्या करता है? ये प्लासेंटा से निकलता है, प्लासेंटा में होता है। प्लासेंटा क्या करता है? महिला के अंदर गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा होता है, उसको भोजन कहाँ से मिलता है, पोषण कहाँ से मिलता है? प्लासेंटा के मदद से मिलता है। तो आप लोग यहाँ लिखिएगा, प्लासेंटा के बारे में लिखिएगा। आप लोग प्लासेंटा के बारे में लिखिएगा कि गर्भाशय में नवजात, बच्चा नहीं लिखेंगे, नवजात का पोषण ये प्लासेंटा के मदद से होता है। प्लासेंटा क्या करता है? ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? प्रेगनेंसी के समय गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कर देता है, और बच्चा को जन्म होने में मदद मिलता है, और माँ को रिलैक्स मिलता है। इसलिए तो इसको रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। रिलैक्स करता है उसको, ये हार्मोन खुद एक्टिवेट हो जाता है। अब एक और हार्मोन है, इसके बारे में बता देते हैं। दुग हार्मोन 3 गो और जान लीजिए। ऑक्सीटॉक्सिन, 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 यह दुग्ध स्त्राव, दुग्ध स्त्राव में मदद करता है। हम आपको पहले भी बताया है कि माँ के अंदर जो दूध उत्पन्न होता है, ये ऑक्सीटॉक्सिन के हार्मोन की वजह से होता है। इसीलिए तो वो लोग क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, मीठा आदि ये सब खाते हैं, ताकि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है एक्टिवेट हो। एक होता है आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये भी दूध उत्पादन में मदद करता है, दुग्ध उत्पादन में मदद करता है, स्त्री में उत्पादन में मदद करता है। एक होता है मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, ये क्या करता है? जागने और सोने की प्रक्रिया को पूरा करता है, जागने और सोने की प्रक्रिया को पूरा करता है। मतलब हम जब सो जाते हैं तो ये हार्मोन क्या करता है? रेस्ट में आ जाता है, और फिर जागने के समय ये खुद एक्टिवेट होगा, तब हम जागेंगे। अब मान लो कि कोई आदमी सूता और ये हार्मोन गायब हो गया, तो तब इन्हें नहीं उठ पाएगा। तो सुबह सुबह क्या होगा? सब क्या करेगा? उसको हाली हाली आएगा, धराएगा, उतरे दखनी सुता देगा, तनका सा लाएगा, मूड़ी तो रख देगा, तनका सा आग, 2 गो अगरबत्ती, और बाद कलेजा पीटने लगा, बाप रे बाप, कहाँ चल गया हो देवता। होगा या नहीं होगा?
बात समझ रहे हो ना? तो ये हार्मोन जो है ये सोने और जागने की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। आज का डिस्कशन इतना ही रहेगा, कल फिर डिस्कशन करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक वीडियो देखें और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाते हैं, आप तो देखबे करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहला काम है ताकि आगे का वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दूसरा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि साथियों में ये वीडियो जाए। चौथा, कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें और कितना इंप्रूवमेंट चाहिए, या क्वेश्चन का लेवल कम करे, हाई करे या रहने दे, ये आप लोगों को बताना है। और जो जो सवाल पूछे आप लोग बताइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय।